नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भंवर धाराएं, ईडी करंट्स। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि भंवर धाराएं क्या होती है, इसके कुछ प्रदर्शन प्रयोग भी हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि भंवर धाराओं के कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भंवर धाराएं होती क्या है, भंवर धाराएं किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम इससे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग तथा नियमों में हमने ये देख लिया था कि यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से उस कुंडली के अंदर प्रेरित धारा का प्रवाह होता है। हमने इससे पहले क्या देखा था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे हमारे पास में कोई कुंडली है और उस कुंडली से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स अर्थात उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब बदलाव आता है, ये हमारे पास में क्या है, एक कुंडली, और इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन आता है, ये हमने एक चुंबक दिखाई है। जब ये चुंबक इसके पास में आती है या दूर जाती है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, अर्थात कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है। तत्पश्चात इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है। हमने ये देख लिया था कि कुंडली से रिलेटेड यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी हमने पढ़ लिया था, E बराबर माइनस में n d∅b/dt, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। क्लियर? ये हमने इस चैप्टर के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रयोगों से देख लिया था। क्लियर? विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं भंवर धाराओं की। अब भंवर धाराएं क्या होती है कि यदि किसी प्लेट से, चालक प्लेट से रिलेटेड यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस प्लेट में बंद लूपों के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी चालक पट्टिका से रिलेटेड, एक चालक पट्टिका है, लोहे की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, और उस पट्टिका से रिलेटेड यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस पट्टिका के अंदर, उस पट्टिका में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तत्पश्चात बंद लूपों के अंदर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। देखो, मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं है क्या, बता क्या रहे हैं हम, कि जैसे ये हमारे पास में N ध्रुव है, ये है S ध्रुव है, और ये दोनों ध्रुव आपस में मिलकर इस डायरेक्शन में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर रहे हैं। ये दोनों जो चुंबकीय ध्रुव हैं, इनके मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए। ये तो क्लियर हो गया। N ध्रुव से मैग्नेटिक लाइंस S ध्रुव की ओर जा रही है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक दृढ़ आधार से यहां पर हम एक पट्टिका, चालक पट्टिका लटका देते हैं, और उसको चालक पट्टिका को यहां पर हम दोलन गति करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, हम इस पट्टिका को धक्का दे दिए, इस तरीके से ये दोलन गति कर रही है। कौन? ये पट्टिका। तो इस पट्टिका को दोलन गति, जब ये पट्टिका दोलन गति करती है तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आता है। देखो कैसे बदलाव आता है, क्योंकि जैसे ही पट्टिका यहां से बाहर निकलेगी तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी, तो ये बाहर निकल गई, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गई। फिर ये जब जैसे ही अंदर जाएगी तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, फिर उधर जाएगी, फिर कम होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार बदलती है। जब ये जो चालक पट्टिका है इस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन गति करती है तो इस पट्टिका से, ये जो पट्टिका है वो चालक पट्टिका है, ये जो आप देख रहे हैं वो कैसी पट्टिका है,
चालक पट्टिका है, हो सकता है ये लोहे की हो सकता है ये एल्यूमिनियम की हो, पर है किसकी? चालक होनी चाहिए, जिसके अंदर से धारा प्रवाहित हो सकती है, ऐसी पट्टिका होनी चाहिए। तो चालक पट्टिका से रिलेटेड यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक के अंदर बंद लूपों में धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। बंद लूप के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी? धाराएं। इस तरीके से मैं लूप दिखा रहा हूं, आप लोगों को भी ये दिख रहे होंगे। इसमें बंद लूपों के रूप में कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाती है और इन धाराओं को ही हम भंवर धाराएं कहते हैं। इन धाराओं को ही क्या कहा जाता है? भंवर धाराएं कहा जाता है। एक साइंटिस्ट थे फोको, और फोको ने भंवर धाराओं की खोज की थी, इसलिए इन धाराओं को फोको धाराएं भी कह देते हैं। तो देखिए, भंवर धाराओं की खोजकर्ता कौन थे? फोको नामक वैज्ञानिक थे। फोको या फोकवाल्ट, फोको ने इनकी खोज की थी। और देखिए, हमने भंवर धाराएं कैसे क्रिएट होती है आप लोगों को बता दिया है कि यदि किसी चालक पट्टिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक पट्टिका में बंद लूपों के रूप में कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? भंवर धाराएं। मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के जरिए आप लोगों को बताया है, समझाया है कि यदि किसी चालक पट्टिका को हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दोलन गति करवाएं तो उसमें से चालक पट्टिका में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में बदलाव होता है, पट्टिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है। तत्पश्चात पट्टिका के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे बंद लूपों के रूप में धाराएं उत्पन्न होगी। उन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। अब बात आती है भंवर धाराएं, इसका नाम क्यों पड़ा? ईडी करंट्स इसका नाम क्यों पड़ा? विद्यार्थियों, हम जानते हैं भंवर किसे कहा जाता है। देखो, एक्चुअल में जो भंवर होता है वो क्या होता है कि जैसे कीप से यदि आप पानी या तेल किसी दूसरे पात्र में भर रहे हैं तो उस कीप के अंदर जो पानी होता है वो इस तरीके से लास्ट में जो पानी जिस तरीके से चलता है वो एक भंवर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक सेंटर के रेस्पेक्ट इस तरीके से भी घूम रहा है तो उसको हम कहते हैं भंवर। एक्चुअल में जो भंवर की डिजाइन होती है वो इस टाइप की होती है, भंवर इस टाइप का होता है। बट यहां पर जो भंवर वर्ड यूज में लिया जा रहा है वो इस टाइप के लिए नहीं है। ये क्लियर कर लीजिए। यदि हमने शांत पानी में पत्थर जब हम डालें तो जो पानी है वो चारों ओर वर्ताकार लहरों के रूप में चलता है, उसको उन्होंने भंवर धाराएं कहा है। ऐसे यदि यहाँ पर ये जैसे पानी है, इसमें हमने पत्थर इधर से डाला तो इसमें उतार चढ़ाव वाली लहरें उत्पन्न हो जाएगी और उसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं और भंवर धाराएं इस तरीके से उत्पन्न होती है। देखिए, ये क्या है? भंवर धाराएं। एक्चुअल में जो हम भंवर जानते हैं, हम अपने भंवर के बारे में अभी तक जो पढ़ा है वो एक्चुअल में ऐसे होता है, पर भंवर धाराएं तो ऐसी होती है, क्लोज लूप में होगी, वृत्ताकार पथ में होगी, इस तरीके से होती है। यदि हम जल में, शांत जल में पत्थर मारें तो इस तरीके से जल आगे बढ़ता है। क्लियर? तो जल में जो धारा उत्पन्न होती है, जल की जो धाराएं उत्पन्न होती है, उनको हम भंवर धाराएं कह रहे हैं। क्लियर? ये जो धाराएं हैं वो करंट वाली धाराएं हैं, समझ में आ जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया? अब मैं यहां पर तो इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि परिभाषा क्या है। देखिए, डेफिनेशन सुन लीजिए। यदि किसी भंवर धाराओं की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी चालक पट्टिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक पट्टिका में बंद लूपों में धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धाराएं कहा जाता है। मैं यहां पर डेफिनेशन इसकी पुट कर रहा हूं। देखिए क्या है कि यदि किसी चालक पट्टिका से संबंधित, यदि किसी चालक पट्टिका से संबंधित यदि किसी चालक पट्टिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में
फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो चालक पट्टिका में बंद वक्रों के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाती है। बंद वक्रों के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाती है जिसे भंवर धाराएं कहा जाता है। जिसे भंवर धाराएं कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? भंवर धाराएं कहेंगे। विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया कि यदि आप दो मैग्नेट लेते हैं, उसके बीच में किसी चालक पट्टिका को दोलन गति करवाते हैं तो उसके अंदर बंद वक्रों के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं की डेफिनेशन हो चुकी है। अब हम यहां पर बात करेंगे भंवर धाराओं से संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, पहला तथ्य तो क्या है कि जब भंवर धाराएं किसी चालक पट्टिका में उत्पन्न होती है, प्रवाहित होती है, तो उस चालक पट्टिका को गर्म कर देती है। तो जिस चालक से भंवर धाराएं प्रवाहित होती है, जिस चालक में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जूल के तापन नियम के अकॉर्डिंग उस चालक को गर्म कर देती है। देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई पट्टिका है और इस पट्टिका के अंदर ये भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई है। क्या उत्पन्न हो गई है? भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई है। जैसे भंवर धारा हमारे पास में आई है, भंवर धारा कितनी उत्पन्न हुई है? आई उत्पन्न हो गई है। क्लियर? तो जूल के नियम से हम क्या जानते हैं? जूल के नियम से हम ये जानते हैं कि ये H बराबर I स्क्वायर RT के रूप में R इस बंद वक्र के धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध है, बाधा है, रुकावट है। तो H बराबर I स्क्वायर RT, उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भंवर धाराएं किसी चालक में उत्पन्न होती है तो वो चालक को गर्म कर देती है। क्लियर? तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं इस स्टेटमेंट को। भंवर धाराएं जिस चालक से प्रवाहित होती है उसे गर्म कर देती है। उसे गर्म कर देती है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भंवर धाराएं भी सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। जैसे किसी चालक पट्टिका में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस की संख्या में वृद्धि हो रही है तो ये उस वृद्धि का विरोध करती है। कमी होती है तो कमी का विरोध करती है। कैसे समझाते हैं हम आप लोगों को? देखिए, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये हमारे पास में एक पाइप है, उतनी ही लंबाई की, उतने ही आकार की एक अन्य पाइप है। ये जो पाइप है वो है पीवीसी की, मतलब प्लास्टिक की, आप समझो, कुचालक पाइप है। ये जो पाइप है वो है एल्यूमिनियम की, ये चालक पाइप है। ठीक है, तो ये तो चालक है और ये जो पाइप है वो कैसी है? कुचालक। इसका मतलब है कुचालक के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होगी और जब ये चालक के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि यहां से एक चुंबक, बेलनाकार चुंबक को यहां से डालते हैं
और गिरा देते हैं। तो यहां से इस पूरी पाइप को पार करने में लगा समय ज्ञात कर लेते हैं और मान लेते हैं कि जो समय है वो है T1। कितना समय लगा? T1 समय लगा। अब उतनी ही लंबाई की, उतनी ही साइज की और उसी चुंबक को यदि एल्यूमिनियम की पाइप से गिराएं तो अलग समय लगता है और वो जो समय है वो है T2। विद्यार्थियों, ये आप करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो T1 है वो तो होता है बड़ा और T2 होता है वो होता है छोटा। मतलब इसमें जो चुंबक नीचे तक गिरती है तो समय अधिक लगेगा। हम यहां से ऊपर से दोनों में ही क्या गिराई? हमने चुंबक गिराई। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती है, T1 समय लगता है। इसमें भी समय तो उतना ही लगना चाहिए था, बट यहां पर क्या होता है, देखिए एक स्थिति यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये हमारे पास में चुंबक की कोई स्थिति है इसमें। तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलती इसमें प्रवेश करती है। इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक लाइंस को दिखा दिया है। तो देखिए यहां पर एक क्षेत्र विशेष में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्यों हो रहा है? जब ये चुंबक नीचे गिरती है तो उस वजह से परिवर्तन होता है। तो ये जब परिवर्तन होता है तो ये जो भंवर धाराएं इस जो चालक एल्यूमिनियम की पाइप है इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो भंवर धाराएं हैं वो इसकी गति का ही विरोध करती है, क्योंकि गति के कारण से ही उत्पन्न होती है और इस चुंबक की गति का ही विरोध करती है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि भंवर धाराएं सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। तो चुंबक गति कर रही है, उसकी वजह से उत्पन्न हुई, तो ये गति का ही विरोध कर देती है। गति का ही क्या कर देती है? विरोध कर देती है। हम कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताएंगे, इसके अनुप्रयोग भी आप लोगों को बताएंगे, तो बेटर तरीके से ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ जाएंगे। तो भंवर धाराएं सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो देखिए मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं। भंवर धाराएं सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। अब देखिए वैसे तो जो भंवर धाराएं हैं वो अवांछित है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है और इनकी वजह से ऊर्जा हानि भी होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि भंवर धाराएं जब किसी चालक से प्रवाहित होती है तो I²RT के रूप में उष्मा का उत्सर्जन करती है। अब जैसे ये ऊर्जा हानि कहाँ होती है, जैसे विद्युत मोटर है, ट्रांसफार्मर है, इन सभी यंत्रों के अंदर उष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। भंवर धाराओं के कारण से ऊर्जा हानि होती है। क्लियर? अब देखिए क्या करते हैं इन भंवर धाराओं की हानि से बचने के लिए। भंवर धाराओं से हानि होती है, उससे बचने के लिए जैसे आपके पास में विद्युत मोटर है या कोई भी जो उपकरण होता है जिसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, तो उसे उसके ऊपर आप एक कुचालक पट्टिका की परत चढ़ा दीजिए या कुचालक पदार्थ का लेप कर दीजिए या पॉलिश कर दीजिए, तो भंवर धाराओं की मात्रा है उसमें कमी आ जाएगी, जो पदार्थ है वो कम गर्म होगा। तो क्या करते हैं, कुचालक पदार्थ से लेपित कर देते हैं ताकि भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो। जिन पदार्थों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है उनमें कमी करने के लिए, गर्म होने से बचने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, कुचालक पदार्थ का लेपन कर देते हैं, लेपित कर देते हैं, कुचालक पदार्थ की पट्टी का चढ़ा देते हैं। अब जैसे ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है विद्यार्थी, उसमें जैसे ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर है, उसकी क्रोड है। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है इस प्रकार से होती है और उसमें भंवर धाराएं बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। क्या करते हैं, इन भंवर धाराओं से बचने के लिए
ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है उसको खांचेदार बनाया जाता है। वैसे इस तरीके से खांचे देकर ट्रांसफार्मर की क्रोड को बना देते हैं। तो इस तरीके से बना देने से क्या होता है विद्यार्थियों, भंवर धाराएं की उत्पन्न होने की जगह कम रह गई है, क्षेत्रफल कम रह गया है। तो जब खांचेदार इसको बना देते हैं तो भंवर धाराओं की जो संख्या है उसमें कमी आ जाएगी। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो पहले की तुलना में कम गर्म होती है। तो ये कुछ भंवर धाराओं से बचने के तरीके हैं। विद्यार्थियों, भंवर धाराओं के जितने नुकसान हैं कुछ फायदे भी हैं उनके। तो मैं आप लोगों को अब भंवर धाराओं के कुछ उपयोग, लाभ, अनुपयोग यहां पर हम आप लोगों के सामने रखते हैं। काफी महत्वपूर्ण अनुपयोग है, देखिए। भंवर धाराओं के उपयोग। जो हमने अभी आप लोगों को दो तथ्य बताए उन्हीं का उपयोग करते हुए भंवर धाराओं के उपयोग हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरण भट्टी के रूप में। प्रेरण भट्टी के रूप में विद्यार्थियों में इनको केवल समझा रहा हूं। यदि आपको इनके हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। इन पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। देर सवेर आपको कक्षा 12 के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेरण भट्टी के रूप में। प्रेरण भट्टी का काम होता है कि आपके पास में कोई मैटर है तो उस मैटर को गर्म करना। तो यहाँ पर एक भट्टी है और भट्टी के अंदर भी भंवर धाराओं का उपयोग करते हुए मैटर को, अयस्क को पिघला देते हैं। देखो कैसे, जैसे ये कोई पात्र है और इस पात्र में आपने कुछ अयस्क डाले हैं और इन अयस्क को पिघला कर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर शक्तिशाली परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे। शक्तिशाली परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे। शक्तिशाली परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे तो इन अयस्क के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी और उन भंवर धाराओं के कारण से जो अयस्क हैं वो पिघल जाएंगे और पिघल कर तो ये भट्टी के रूप में काम करेंगे। तो भंवर धाराएं किसके रूप में काम किया है, एक भट्टी के रूप में काम करती है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये आपके पास में अयस्क है, इसके चारों ओर आपने एक जाल बिछा दिया है, इसको आपको पिघलाना है। तो इसके ऊपर चारों ओर आपने एक जाल बिछा दिया है चालक का और उससे रिलेटेड यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो ये जो चालक है वो गर्म हो जाएगा, इसके अंदर वाला मैटर है वो भी गर्म होगा, तत्पश्चात वो पिघल जाएगा। जो भंवर धाराएं हैं वो एक भट्टी के रूप में काम करती है। क्लियर? देखिए सेकंड, उष्मा पारी उपचार में, उष्मा पारी उपचार क्या है कि किसी हमारे शरीर के अंग में यदि कोई चोट से, दर्द, मांसपेशियों के खिंचाव से यदि दर्द है तो उस दर्द का निवारण करने के लिए कई बार उसका सिकाव किया जाता है, उस हिस्से की सिकाई की जाती है। तो सिकाई करने के लिए हम भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये हमारे पास में शरीर का कोई अंग है, जैसे पैर है, हाथ है, ऐसे समझ लीजिए यहां पर दर्द हो रहा है, ये शरीर का कोई हिस्सा है, यहां पर दर्द हो रहा है। तो इस हिस्से के ऊपर हम क्या करेंगे, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे तो इसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, भंवर धाराएं, जिसके कारण से यहां वाला हिस्सा गर्म होगा। ये जो मांस है जहां पर दर्द हो रहा है उसमें जो खिंचाव होता है, दर्द होता है, उसका निवारण यहां पर किया जा सकता है। सिकाई इस तरीके से की जा सकती है। तो उष्मा पारी उपचार में भंवर धाराओं का उपयोग करते हुए शरीर के अंगों की सिकाई की जा सकती है। क्लियर? समझ में आ गया? फिर आगे देखिए आप लोग अन्य उपयोगों में
रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में, ट्रेन में ब्रेक के रूप में भी भंवर धाराओं का प्रयोग किया जा सकता है। रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में, देखो ध्यान दीजिए कैसे विद्यार्थियों, रेल का जो निचला हिस्सा होता है, पटरियों के नजदीक वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर एक चुंबक लगी होती है। क्या लगी होती है? चुंबक लगी होती है। देखो ध्यान देना कि ये हमारे पास में पट्टी है, ये इसके ट्रेन के टायर हैं, ये डिब्बा है ट्रेन का, ये पटरियां हैं। क्लियर? अब यहां पर एक चुंबक लगी होती है, ये आप लोग क्या देख रहे हैं? चुंबक। और जब भी ट्रेन के ब्रेक लगाना होता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इन पटरियों से होकर भी गुजरती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो चुंबक आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इस चुंबक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उससे जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इस पटरियों में से भी होकर जाती है। तो चुंबकीय ट्रेन आगे बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पटरियों में से गुजर रही है, तो उनकी संख्या में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है तो पटरियों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। पटरियों में क्या उत्पन्न हो जाएगी? भंवर धाराएं। और हमने ये पढ़ लिया है कि भंवर धाराएं सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। तो गति के कारण से उत्पन्न हुई है, और गति के कारण से यदि भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो वो उन्हीं का ही विरोध करेगी, ट्रेन की गति का विरोध करेगी। ट्रेन की गति का विरोध करने का मतलब है ट्रेन के ब्रेक लग जाएगा। एकदम से ब्रेक नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता इससे ब्रेक लगता है। तो भंवर धाराओं का उपयोग करते हुए ट्रेन के ब्रेक लगाया जा सकता है, रेलगाड़ी के ब्रेक लगाया जा सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यदि आपके पास में एक पीवीसी का पाइप है, एक एल्यूमिनियम का पाइप है, तो एल्यूमिनियम के पाइप में चुंबक है वो धीरे गिरती है, क्योंकि उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी और उसकी गति का विरोध करेगी। यहां पर भी ट्रेन के साथ में भी ऐसा ही होता है, भंवर धाराएं पटरियों में उत्पन्न हो जाती है, ट्रेन की गति का विरोध करेगी, तत्पश्चात ट्रेन रुक जाएगी। तत्पश्चात ट्रेन क्या होगी? रुक जाएगी। तो रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, धारामापी में अवमंदन के रूप में, अवमंदन के रूप में इसका मतलब क्या है समझ लीजिए विद्यार्थियों। धारामापी हमने पहले पढ़ लिया है। धारामापी में भी एक रोड होती है और उस बेलनाकार, जैसे ऐसे धारामापी में होता है, एन ध्रुव होता है, एस ध्रुव होता है, एक आयताकार कुंडली होती है। उस आयताकार कुंडली के मध्य भाग में एक कच्चे लोहे की क्रोड होती है। मैं ये आप लोगों के सामने हमने दिखाया है एक धारामापी का मूलभूत ढांचा। यहां पर एक संकेतक लगा होता है। क्लियर? ये स्प्रिंग होती है, मैग्नीन ये जो वायर है फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर होता है। क्लियर? ये होती है इसकी क्रोड। ये क्या है? इसकी क्रोड है, कच्चे लोहे की बनी होती है। इसकी बनी है, कच्चे लोहे की बनी होती है। क्लियर विद्यार्थियों? जब इस वायर में से धारा प्रवाहित होती है तब ये कुंडली घूमती है, धारामापी में विक्षेप आता है। धारामापी में क्या आता है? विक्षेप आता है। ये जो पूरी व्यवस्था है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी हुई है। किसमें रखी है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो जैसे ही धारा का प्रवाह कम ज्यादा होता है या धारा प्रवाह का बंद हो जाता है तो यहां पर क्या होता है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप आएगा। यहां पर ऊपर और नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक रोड नहीं हो, यहां पर भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती है, तो ये जो स्प्रिंग है इसके रेस्पेक्ट ये जो इसका संकेतक है इस तरीके से दोलन गति करेगा। एक बार इधर आ गया तो फिर जैसे इसको छोड़ेंगे धारा का प्रवाह बंद होगा, वापस ये इधर तक जाएगा, वापस जीरो पर आकर ही क्यों रुकेगा? ये आगे तक दोलन करेगा, फिर वापस इधर आएगा, इस तरीके से दोलन गति करेगा। कौन? ये संकेतक। तो इस तरीके से दोलन गति करता रहेगा खूब देर तक। तो इसका निवारण करने के लिए यहां पर इसके बीच में मध्य भाग में एक कच्चे लोहे की क्रोड रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कच्चे लोहे की क्रोड, अर्थात एक चालक यहां पर मध्य भाग में रख दिया जाता है। और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस गुजरती है। क्या गुजर रही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां पर भंवर धाराएं इस क्रोड के अंदर उत्पन्न कर देगी। भंवर धाराएं क्यों उत्पन्न हुई है? इसके घूमने की वजह से, इस क्रोड के घूमने की वजह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती है।
अब भंवर धाराएं उत्पन्न होती तो वो उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से उत्पन्न हुई है, घूमने का विरोध करेगी। तो ये जो संकेतक जैसे ही 0 पर आएगा तो ये इतना विरोध करती कि उसके आगे ये दोलन गति इसको नहीं करने देती, तो यहां पर इसके अवमंदन के रूप में ये काम करती है। तो धारा मापी में जो संकेतक है या जो कुंडली है उसको बार बार दोलन होने से बचाने का कार्य कौन करती है? ये भंवर धाराएं करती है। धारा मापी में ये अवमंदन के रूप में काम करती है विद्यार्थियों। तो इसका ये यूज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक अन्य यूज और देख लीजिए, 5वां विद्युत मीटर में। विद्युत मीटर में हमारे घरों में जो विद्युत का मापन करने वाला, विद्युत ऊर्जा का खर्च बताने वाला जो मीटर होता है उसमें एक चकती लगी होती है। क्या लगी होती है? चकती लगी होती है। और वो चकती भंवर धाराओं के कारण से ही घूमती है। किसकी वजह से घूमेगी? भंवर धाराओं के कारण से ही घूमती है। तत्पश्चात हमें विद्युत खर्च के बारे में बता दी। एक चमकीली पट्टी होती है, वो आप अपने विद्युत मीटर में देख सकते हैं, सुस्पष्ट देख सकते हैं। हालांकि आजकल जो विद्युत मीटर आ रहे हैं वो जो विद्युत मीटर है वो डिजिटल विद्युत मीटर है, उसमें हमारे को इस प्रकार की कोई चकती नहीं मिलती। जो पुराने विद्युत मीटर है उसमें एक वर्ताकार चकती दिखाई पड़ती है जो कि भंवर धाराओं की वजह से घूमती है। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ भंवर धाराओं के उपयोग जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो में हमने भंवर धाराएं क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन और कुछ हमने तथ्य भी बताए कि भाई किस तरीके से उत्पन्न होती है, और इनके उपयोग भी हमने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।